दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को आम आदमी कहते हैं और आम आदमी दिखाने के लिए अपने साइज के दो नाप फालतू के चप्पल, लोफर, जूते, पैंट और कमीज पहनते हैं और आम आदमी दिखने के लिए जेब में रेनॉल्ड का पेन 1 रुपया वाला लगा करके घूमते हैं। आम आदमी दिखने के लिए सर्दियों के अंदर लोफर, चप्पल, जुराब के साथ पहनते हैं। दुख की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एफिडेविट दिया कि वो आम आदमी की तरह सारी जिंदगी रहेगा, आम आदमी की तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, उसके द्वारा भ्रष्टाचार के, उसकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के और जिस स्टाइल ऑफ लिविंग को उन्होंने अपनाया है, अपने मकान को बना करके उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली की अगर सिंप्लिसिटी की, सादगी की अगर कोई मिसाल अगर हम कहेंगे तो उसका नाम श्रीमती शीला दीक्षित है। कोई भी व्यक्ति श्रीमती शीला दीक्षित जी से अगर उनके घर पे निवास स्थान में जाकर के अगर मिलता था तो उसको सबसे पहले सादगी का एहसास होता था। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने महल को बनाने में, सजाने में जितना पैसा खर्च कर दिया, श्रीमती शीला दीक्षित जी की पूरी कैबिनेट 15 साल के अंदर मिलाकर के उतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, उसका आधा भी नहीं किया होगा, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया होगा जितना केजरीवाल जी ने 2 साल में खर्च अपने महल पे कर दिया। आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है। केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए। केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। और अब आपको बताता हूं ये 171 करोड़ रुपया कैसे। केजरीवाल जी का जो मकान है 6 फ्लैगस्टाफ रोड, इसके बाजू में 4 और मकान पड़ते हैं। 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड, 8A फ्लैगस्टाफ रोड, 8B फ्लैगस्टाफ रोड, इन सभी जगहों के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा दिए गए हैं या तोड़वा दिए गए हैं और 7 को के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे, ये बहुत जल्द विकेट होने वाले हैं। और अब जब ये 22 ऑफिसर्स जब फ्लैट्स की जब कमी हो रही है, उस कमी को भरपाई करने के लिए केजरीवाल साहब की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट्स टाइप 5 के 21 फ्लैट्स खरीदे हैं, जिसकी हरेक की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपया पड़ रही है। तो जो 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं ताकि ये जो 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स जब कम हो जाएंगे तो वो भी तो केजरीवाल जी के महल के अंदर उसकी कीमत भी डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर केजरीवाल जी के मकान को फैलाया जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है और ऑफिसर्स के फ्लैट्स गिराए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं और उसकी भरपाई दिल्ली की जनता की जेब से जा रही है, तो इसका जवाब भी तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और 121 करोड़ रुपया 126 करोड़ रुपया इसमें और 45 करोड़ रुपया
केजरीवाल जी की खुद के महल को बनाने में कुल 171 करोड़ रुपया इसके अंदर खर्च हुआ। और अब मैं आप लोगों को इसके साथ में ये बताना चाहूंगा कि कैसे ये दिल्ली के हेरिटेज के ऊपर, दिल्ली की ग्रीनरी के ऊपर, दिल्ली के मास्टर प्लान के ऊपर, इन सब के ऊपर साथ साथ में बजट के अंदर भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रिविलेज का मामला बनता है। अगर भाजपा के जो विधायक है उनमें जरा सी भी समझ होती तो ये तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सीधे सीधे मामला है कि हाउस से बजट पास करा लिया गया और डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मुख्यमंत्री का आवास बन रहा है। तो ये तो सीधे सीधे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला। मास्टर प्लान की अवहेलना, हेरिटेज की अवहेलना। और क्यों हेरिटेज की अवहेलना है, क्यों मास्टर प्लान की अवहेलना है, मैं इसके अंदर आज मैंने उपराज्यपाल जी को एक लेटर में लिख रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, और उसके अंदर मैं ये मास्टर प्लान की इन रेलेवेंट पोर्शंस को दे रहा हूं। मास्टर प्लान के अंदर यह कहा गया है, हायर एफएआर शैल हाउएवर नॉट बी परमिसिबल इन रीडेवलपमेंट ऑफ लुटियंस बंगलो जोन, सिविल लाइंस बंगलो जोन एरिया एंड मॉन्यूमेंट रेगुलेटेड जोन्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, हायर एफएआर हाउएवर नॉट बी परमिसिबल इन रीडेवलपमेंट ऑफ लुटियंस बंगलो जोन, सिविल लाइंस बंगलो एरिया एंड मॉन्यूमेंट रेगुलेटेड जोन। ये सिविल लाइंस बंगलो एरियाज है जिसके बारे में मास्टर प्लान 3.3.2 के मास्टर प्लान में ये लिखा हुआ है कि हायर एफएआर नहीं दिया जाएगा। और जो लोग भी यहां पर केजरीवाल जी के मकान में पहले गए होंगे उनको याद होगा कि या चौधरी प्रेम सिंह जी जब यहां पे रहते थे एज स्पीकर जब गए, या अमरीश गौतम जब डिप्टी स्पीकर रहते थे जब वहां पे गए, मुझे अच्छे से याद है जब मैं वहां पे जाता था, ये सिंगल स्टोरी ओल्ड कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। जैसे लुटियंस बंगलो जोन में है, ये उससे भी पुराना है, सिंगल स्टोरी है, यहां पे कोई डबल स्टोरी नहीं। और अब जो है इसको तोड़ करके वहां पर बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, यानी अगर बेसमेंट हटा दे तो 3 मंजिला वहां पे बनाया गया है। और 20,000 स्क्वायर फीट इसके अंदर जो है टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो कि डबल कर दिया गया है जितना पहले था उससे। तो आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछता हूं कि ये हेरिटेज लॉ की वायलेशन है या नहीं है। हमारी दिल्ली जो जिसकी एक हेरिटेज वैल्यू है, और एक मैं 4.2.21 मास्टर प्लान का है, लिखा है कि द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ वाइड एवेन्यूज, लार्ज प्लॉट्स, एक्सटेंसिव लैंडस्केप्स एंड लो राइज डेवलपमेंट हैज अ हेरिटेज वैल्यू विच हैज टू बी कंजर्व्ड. Mixed use, high intensity development, reduction of green cover, de-densification of trees is not permitted at all. Is not permitted at all, ये लिखा हुआ है हमारे मास्टर प्लान के अंदर। और यहां पर इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का, अब जैसे ये हमारा एआईसीसी है, तो क्या यहां पर हम एआईसीसी में ग्राउंड फ्लोर, ऊपर से इसके फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर एक सेकेंड फ्लोर और नीचे बेसमेंट क्या हम बना सकते हैं? ये सब ओल्ड बंगलो जोन एरियाज है। तो ये पूरा का पूरा हेरिटेज स्ट्रक्चर को डिमोलिश वहां पर कर दिया गया है, और ये दिल्ली की जनता के साथ और हेरिटेज वैल्यू के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसमें जैसे मास्टर प्लान में मैंने लिखा है कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन कवर इज नॉट अलाउड, डी डेंसिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज नॉट अलाउड, ये 2 चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और 28 पेड़ वहां पर काट दिए गए, फुल ग्रोन 28 पेड़, बरगद के, आम के 28 पेड़ वहां पर काट दिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड। तो अब जो है दिल्ली की जनता सिर्फ ये नहीं पूछती कि आपने 171 करोड़ अपने खुद के शीश महल के ऊपर, अपने खुद के महल के ऊपर क्यों खर्च कर लिया है, बल्कि सवाल यह भी उठता है कि आपने हेरिटेज की धज्जियां कैसे दिल्ली की उड़ा दी, आपने ग्रीन एनवायरनमेंट की धज्जियां वहां पर 28 फुल ग्रोन पेड़ काट करके आपने कैसे वहां पर से उसको उड़ा दिया। तो ये दुख की बात है कि आज ऐसी स्थिति के अंदर यहां पे हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये पूरा सर्कमवेंट किया जा रहा है, जो हमारे बजट के प्रोविजंस हैं, डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट जो बजट के अंदर दिया जाता है, उसके अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ये मुख्यमंत्री जी का आवास बनाया जा रहा है। आप
पार्लियामेंट के अंदर अगर देखें प्राइम मिनिस्टर का बन रहा उसमें लिखा होता है, दूसरी स्टेट्स में जाएं जहां पे मुख्यमंत्री अपना बना रहे वहां लिखा होता है। यहां पर कहीं पर भी इस हेड के अंदर नहीं डाला गया कि 171 करोड़ रुपया यहां पर हम लोगों ने या 45 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस हेड के अंदर हम खर्च कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं। तो इससे ज्यादा हाउस की अवहेलना क्या हो सकती है, आज हम लोग आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में राघव चड्ढा जी मेरे पास में थे, सामने थे, वहां पर तो ज्यादा समय नहीं मिला। वो मुझे दिखा रहे थे कि उनके पास में प्रूफ है कॉरपोरेशन का, तो मुझे पता था कि क्या प्रूफ है उनके पास कॉरपोरेशन का, परमिशन का, लेकिन समय वहां पे नहीं था, मैं नहीं बता पाया। आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कैसे इन्होंने पीडब्ल्यूडी ने कॉरपोरेशन के एक ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके अपना फायदा इन्होंने किया और मुख्यमंत्री जी ने अपना उल्लू सीधा किया। कॉरपोरेशन के नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2017 के एक ऑर्डर हैं जिसमें वो पीडब्ल्यूडी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं फ्रॉम सीकिंग सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान फ्रॉम लोकल बॉडीज। यानी हम भी अगर कोई अपना मकान बनाने जाएं तो हमको लोकल बॉडी से अपना बिल्डिंग प्लान को सैंक्शन कराना पड़ता है। लेकिन इस ऑर्डर से एनडीएमसी ने पीडब्ल्यूडी को, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पीडब्ल्यूडी को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम सीकिंग सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान फ्रॉम द लोकल बॉडीज। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी के लिए सैंक्शन करने के लिए एग्जम्पशन नहीं है। इन्होंने लिखा है कि द कॉर्पोरेशन हैज रिजॉल्व टू अलाउ पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट टू बी यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पस एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीकिंग सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। यानी जो पब्लिक पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसको एग्जेम्पशन सिर्फ मिल रहा है। और पब्लिक पर्पस से के लिए एग्जम्पशन देने का मतलब जो स्कूल्स की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग है, उसके अंदर समय वेस्ट ना हो कि आपको एग्जम्पशन के लिए पहले आप वहां पे कॉर्पोरेशन के अंदर 3-3, 4-4 महीने, साल, 2 साल लग जाए और उसके बाद में पब्लिक पर्पस का प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। पब्लिक पर्पस के प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए इसके लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है और इसका फायदा उठा करके बिल्डिंग बायलॉज की सारी वायलेशंस करके पीडब्ल्यूडी ने वहां पर कॉर्पोरेशन को पब्लिक पर्पस के नाम से बिल्डिंग अलाउ करने की एग्जम्पशन का फायदा उठा करके इन्होंने मुख्यमंत्री जी का महल का एग्जम्पशन लेकर के इन्होंने बनाया। तो हर तरीके से बाईलॉज को फ्लाउट करा गया है, हेरिटेज को डिमोलिश दिल्ली के करा गया है, पेड़ों को 28 पेड़ों को मारा गया है। और यह बात तो बहुत चल चुकी है कि कैसे वियतनाम के मार्बल्स, डियोर पर्ल के, कैसे ऑटोमेटिक खुलने वाले दरवाजे, कैसे बड़े बड़े शीशे, माइक्रोवेव ओवन और किचन अप्लायंसेस 1.5 करोड़ रुपए के। आप हैरान हो जाएं, कोई भी चूल्हा गैस का 1000-1500 रुपए का गैस का चूल्हा और ये यहां पर 1.5 करोड़ रुपए के गैस के चूल्हे। एक आम आदमी जो एफिडेविट देकर के कहता था कि मैं आम आदमी हूं, उसके घर का चूल्हा 1.5 करोड़ का है, उसके पर्दे ऐसे आलीशान की 6-6 लाख के पर्दे, ऐसे मार्बल के फ्लोर वियतनाम के डियोर पर्ल के कि कोई सोच भी ना सके, और उसकी पॉलिशिंग 6-6 करोड़ के इनके मार्बल लग जाते हैं। तो ये अपने आप को आम आदमी कहते हैं। आज दिल्ली की जनता को समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली की जनता को गुमराह करके सबसे सादगी की मिसाल रहने वाली, दिल्ली की विकास करने वाली श्रीमती शीला दीक्षित जी को के खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा लगा करके दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित किया और खुद महलों के अंदर रह रहे हैं। सिक्योरिटी की बात तो दूर, अपनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां, किस तरीके से पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी, सभी इनको चाहिए। कहीं से भी ये देखने के अंदर काम करने में ये आम आदमी नहीं लगते हैं। ये हम आप लोगों के माध्यम से आज दिल्ली की जनता को आज विशेष प्रेस वार्ता के अंदर बताना चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये मैंने शुरू से ही बल्कि टाइम्स नाउ में डिबेट में ही मैंने
वहां पे नाविका जी को और टाइम्स नाउ भारत को बधाई दी थी कि सबसे पहले आप लोगों ने शीश महल का पर्दाफाश किया था, और शायद उसकी सजा भी आपके रिपोर्टर को भुगतनी पड़ रही है। और हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। किसी भी रिपोर्टर के साथ में उसको अच्छी खबर, असली खबर दिखाने के लिए उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र के लिए ये सबसे खराब समय होता है जब किसी भी रिपोर्टर को कोई सरकार भी उसको तंग करे। हम हमेशा से इस चीज के खिलाफ हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात में विश्वास रखती है कि रिपोर्टर्स को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और रिपोर्टर्स को पूरा हक होना चाहिए। आपकी ड्यूटी है हमसे मुश्किल सवाल पूछने, यह आपका कर्तव्य है। और अगर आप हमसे कठिन सवाल नहीं पूछ रहे, अगर आप करप्शन को उजागर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप सही काम नहीं कर रहे। और हम लोग, आप लोगों को हमको एनकरेज करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज को प्रोत्साहित करती है। हम लोग भी रूलिंग पार्टी में थे, उस वक्त भी टाइम्स नाउ लगातार हम लोगों के खिलाफ बहुत सारे एक्सपोजेस किए, बहुत सारी बातें करी, कुछ ठीक थी, कुछ नहीं थी, कुछ प्रूव नहीं हो पाई अभी तक के, लेकिन हम लोगों ने कभी भी रिपोर्टर्स को या चैनल को प्रताड़ित करने का काम नहीं कांग्रेस ने किया। और इसलिए कोई भी रिपोर्टर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, हम उसके खिलाफ। सर, जो आप एसजी को चिट्ठी लिखने वाले हैं, जो आपने कहा, उसमें क्या आप मांग करने वाले हैं? एक, और दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों में हमने देखा इसी मंच से केजरीवाल जी के प्रति नरमी दिखाई आपकी पार्टी ने, जिसके खिलाफ कहने या दूसरा सुर आपसे सुनाई दिया जब आपने खुद अपनी पार्टी को चेताया कि मत नरमी दिखाइए। अब जो ये नया खुलासा हुआ है, जो आप खुद कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क है, क्या हम आने वाले दिनों में कांग्रेस का क्या रुख देखेंगे? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग अलायंस का ऑप्शन? देखिए ये सब चीज, केजरीवाल का लिकर स्कैम, कांग्रेस पार्टी की कंप्लेंट पे हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी इसमें बीजेपी से भी आगे थी। सबसे पहले हमारी डीपीसीसी ने, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केजरीवाल के लिकर स्कैम की कंप्लेंट करी थी सबसे पहले, और सबसे पहले प्रदर्शन करे थे। सीबीआई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी दिल्ली के गई थी, अनिल चौधरी गए थे, हमारी डीपीसीसी गई थी। और लगातार यहां से भी, इसी पोडियम से भी और हर जगह के ऊपर हम अग्रेसिवली, हम केजरीवाल के खिलाफ में हम लोग काम करते रहे। और उसकी सरकार, हमको मालूम है कि वो भ्रष्ट है, हमको मालूम है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी जिस तरीके से अपने आप को आम आदमी कहते हैं वो, और आम आदमी की पार्टी कहते हैं वे, करोड़ों रुपए, 171 करोड़ रुपया जो आदमी अपने महल बनाने में खर्च कर दे, वो आम आदमी किस बात का? क्यों वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? एक अपने दो लंबा वो पहन करके पेंट और शर्ट, और रेनॉल्ड की पेंट यहां पे लटका करके क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? आप सब बात लोगों के सामने बोले तो ये आदमी का कैरेक्टर बताता है। जो केजरीवाल लोकपाल के नाम पे आया, अब चुप क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लोकपाल 2019 के 15 मार्च को उन्होंने लागू करा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद। अभी भी उसके पास प्रोसिक्यूशन विंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अब केजरीवाल क्यों नहीं धरने पे बैठते? अब केजरीवाल क्यों नहीं शोर मचाते? लोकपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकपाल एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, क्यों केजरीवाल धरने पे नहीं बैठते? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने आरटीआई के 28,442 केसेस लंबित पड़े हैं, क्यों केजरीवाल नहीं बोलते? वो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट मैग्सेसे अवार्ड आरटीआई के नाम पे ले लिया, क्यों नहीं बोलते? तो जो व्यक्ति का कैरेक्टर यह है कि जो दिखा करके, बता करके सत्ता के अंदर आए और उसको एकदम से पूरा भूल गए, तो उस व्यक्ति को दिल्ली की जनता, पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए कि इसका असली कैरेक्टर क्या है। 2014 के अंदर, 2015 के अंदर, 2014 में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया इनको सरकार बनाने का। इन्होंने वापस क्या दिल्ली की जनता को दिया? कुछ नहीं। कांग्रेस के ही खिलाफ में बोल दिया। वो लोकपाल को लेकर के 40 दिन के बाद में डिसॉल्व कर दिया। वो कहां है लोकपाल? किसी को मालूम ही नहीं। और अभी भी ये भ्रष्टाचार के पैसे केजरीवाल जी ने गोवा के अंदर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल कांग्रेस के खिलाफ गोवा के इलेक्शंस में इस्तेमाल हुआ। गुजरात के अंदर ट्राइबल एरियाज के अंदर जानबूझ करके ट्राइबल कैंडिडेट्स खड़े करे ताकि कांग्रेस वहां से हारे। बीजेपी को मदद करी, क्योंकि गुजरात के अंदर बीजेपी को मात्र 3% वोट बीजेपी को फालतू मिले, लेकिन उनको 33% वोट बीजेपी, 33% सीट्स बीजेपी को फालतू मिल गए, 3% एक्स्ट्रा वोट्स लेकर के, क्योंकि ये 13-14% वोट ये केजरीवाल महोदय खा गए।
जब से केजरीवाल दिल्ली में आया है, जब से बीजेपी दिल्ली में स्ट्रांग हुई है। ये कहते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ते, बीजेपी की मदद करते हैं। 2014 से पहले कभी भी हमने बीजेपी, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हमने बीजेपी को लोकसभा एक भी नहीं जीतने दी थी। और केजरीवाल के आने के बाद में बीजेपी लोकसभा लगातार जीत रही है। पंजाब में क्या बीजेपी थी? पंजाब में बीजेपी नहीं थी, पंजाब में सिर्फ कांग्रेस या अकाली दल थी। तो जहां जहां पे ये कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, वहां वहां पर केजरीवाल बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, ये हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एजेंसीज का इतना भारी दुरुपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि जब वो सही जगह के ऊपर भी हाथ डालते हैं तो ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार एजेंसीज का इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करे कि सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना भी जो है असंभव हो जाए, तो वो इस समय भी हो रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा जगह के ऊपर उन्होंने एजेंसीज का दुरुपयोग किया कि ऐसे समय पे भी इनको ये कहने का मौका मिल रहा है कि देखिए हमारे साथ दुरुपयोग हो रहा है। जबकि इसके अंदर लिकर स्कैम में पूरी दिल्ली जानती है कि किस प्रकार से घोटाला हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि किसी से कोई छिपा हुआ है, ये तो पब्लिक के सामने की बात है। Well, in this CM residence matter, as someone also has asked, what exactly are we asking from the Lieutenant Governor? I would like to, because this is something which left unanswered. First of all, the amount of money which has been spent on CM's house construction, which includes buying new flats, has been taken from the Consolidated Fund of India. And I am requesting the Lieutenant Governor to use his powers to immediately stop further constructions there. And since it is being spent from the Consolidated Fund of India, and Delhi being the union territory, LG has still powers to interfere and intervene. And secondly, I am requesting the LG to look into the heritage protection provisions also of the master plan. Heritage protection provisions and green cover protection provisions of the master plan have been violated also. So I am requesting the Lieutenant Governor to look at the master plan provisions and see how these master plan provisions have been violated and take action against erring PWD officers and the Chief Minister and the PWD Minister also. Because the Chief Minister has been the beneficiary, PWD Minister would have given silent concurrence, and the PWD officers are responsible. So all these three people should be adequately punished under the laws. देखिए, ये पूरा 171 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड फंड भारत सरकार के खजाने से गया है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के नाते कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा भारत सरकार का दिल्ली में खर्च हुआ है, उसके अंदर एलजी पूरा उसका देख कर सकते हैं, पूरा एलजी उसका छानबीन कर सकते हैं। और साथ साथ में जो हमारे मास्टर प्लान के जो प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर वायलेशंस हुए हैं, ग्रीन लॉज को जैसे पेड़ 28 काटे गए, इसे मास्टर प्लान में प्रोविजन है कि डी डेंसिफिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, हेरिटेज वैल्यू को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये पुराने कॉलोनियल स्ट्रक्चर के बंगलोज हैं जो सिंगल स्टोरी थे, इसको गिरा करके बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड बना दिया गया है। 20,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो ये सारी की सारी जो है हेरिटेज वैल्यू के ऊपर आघात है दिल्ली के, और ग्रीन कवर के ऊपर आघात है, और एलजी को इसमें एक्शन लेकर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे बेनिफिशियरी हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री की संलिप्तता है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसके अंदर सीधे इन्वॉल्व हैं, तो तीनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।